सो हेलो यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स, मैं 2026 के लिए मेंस आंसर राइटिंग के प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम में ज़रूर आपको मिलेगा, आपको इसका लाभ मिलेगा। प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन देखिए और इसको अपने तरीके से भी आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में जलवायु के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए हरित विकास की नीतियों का मूल्यांकन करें। 250 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज तो एक बॉडी होती है, यानी इंट्रोडक्शन होता है। पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर मुख्य भाग यानी बॉडी होगी, और फिर इसके बाद में आपको कंक्लूजन लिखना है। क्लियर? तो तीन चीजें आपको अपने आंसर राइटिंग में करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहां पर कि इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे देखते हैं एक बार। क्वेश्चन आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भारत में जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, उसके इंपैक्ट को ध्यान में रखते हुए ग्रीन ग्रोथ यानी हरित विकास की नीतियों का मूल्यांकन करना है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं कि मान लो कि भारत में जो जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, भारत में जो जलवायु परिवर्तन है, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन या कह सकते हैं भूमिका, ठीक है। यहां पर भूमिका डालेंगे हम लोग। तो सबसे पहली चीज तो देखेंगे कि भूमिका में हम लिखेंगे कि भारत में आप देखेंगे तो जो जलवायु परिवर्तन है ये बहुत ही, इसके दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील देश है ना, बहुत ही संवेदनशील देश है, ठीक है। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, है ना, आप जो है हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, आप देखें तो तापमान वृद्धि है, यानी टेम्परेचर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, है ना, और क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से अनियमित वर्षा आपको देखने को मिलेगी। जैसे अभी आप अक्टूबर देख रहे हैं, ठंडियों में भी बारिश हो रही है, तो आप देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर आपके मेल्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे कि आप देखेंगे इसकी वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, यानी आप देखेंगे तो कृषि उत्पादकता में गिरावट जैसी चुनौतियां होती हैं। तो ऐसे में जो ग्रीन ग्रोथ है, इसका उद्देश्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारी आर्थिक प्रगति हो, ठीक है, और क्या हो, इकोनॉमिक जो कंजर्वेशन है यानी पर्यावरणीय जो है संरक्षण के बीच में संतुलन स्थापित हो सके। और साथ साथ में क्या होता है, हम एसडीजीज जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको हम अचीव कर पाए, ठीक है। तो कैसे हमें लिखना है, हमको लिखना कैसे कि भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील देश है, जहां तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, हिमनदों का पिघलना और कृषि उत्पादकता में गिरावट जैसी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। ऐसे में हरित विकास का उद्देश्य आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। यह नीति भारत के सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीज तथा पेरिस समझौतों की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम आगे चले अगर, ठीक है, आगे देखें तो आपको आगे क्या देखने को मिलता है, आगे आपको बॉडी यानी आपको मुख्य भाग, ठीक है, आपको मुख्य भाग लिखना है। इंपॉर्टेंट आपका मुख्य भाग बहुत ज्यादा है। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस ने कहा है कि भारत के अंदर जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए नीतियों के बारे में मूल्यांकन करना है। तो भारत देश जो है, जो सरकार ग्रीन ग्रोथ के लिए जो पॉलिसीज बना रही है, ठीक है, इसको हम ध्यान में रख के हम क्वेश्चंस को लिखेंगे। जैसे पहला आप देखेंगे तो कुछ हरित विकास की कुछ पहले हैं। जैसे पहली पहल कौन सी हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, आप लोग इसको 1.5x पे लगा के देख सकते हैं। ये कब है, 2023 में। तो इसके बारे में आप लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसका जो उद्देश्य है आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ईंधन को प्रोत्साहन देना। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको, 250 शब्द आपको कंप्लीट करना है,
ठीक है। दूसरा आप हेडिंग्स क्या डालेंगे, राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय सौर मिशन। तो इसमें क्या है, 2030 तक क्या अचीव करना है, 500 जो है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य, अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य, ठीक है, ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आप देखो तो सौर सेल वगैरह है ना, हाइड्रो पावर प्लांट से, यानी जो कार्बन एमिशन कम करना है, कोयला उत्पादन हम लोग जो है कोयला का यूज बहुत कम कर देना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो है देखो चलाई जा रही हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग्स जो है यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हरित विकास जो है इससे हमारा होगा, यानी जो आपका ग्रीन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि पर्यावरण के प्रति जो है प्रोत्साहन देना है ना, आप देखेंगे कि पेड़ लगाओ अभियान चलाया जा रहा है। फिर उसके बाद ई वाहन नीति, ये भी इंपॉर्टेंट, ई वाहन नीति, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखो तो सतत परिवहन को बढ़ावा, कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह को चला के। फिर उसके बाद में और क्या नीतियां हैं, नमामि गंगे जल जीवन मिशन, ठीक है, नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे जल जीवन मिशन। देखो राइटिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको ज़्यादा, ठीक है, और राइटिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमारी चीज़ों को आपको सुनते रहना। नमामि गंगे जल जीवन मिशन, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा मैंने बताया राष्ट्रीय सौर मिशन 2030 तक क्या करना है, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। फिर उसके बाद में लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है, और उसके बाद में ई वाहन नीति, सतत परिवहन को बढ़ावा और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। फिर नमामि गंगे जल जीवन मिशन के तहत हम जो है क्या करेंगे, जल संसाधनों का संरक्षण करेंगे। अब इसका प्रभाव क्या है, दूसरी चीज हमें क्या लिखना है, प्रभाव लिखना है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रभाव, ठीक। प्रभाव क्या होंगे, पहली चीज तो स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश व रोजगार सृजन होगा, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। दूसरी चीज क्या होगा कि प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी। सबसे बड़ी चीज तो पॉल्यूशन कंट्रोल होगा आपका, ठीक है, ऊर्जा और ज्यादा हमको मिलेगी, यानी अभी तक हम ऐसे सोर्सेस पे डिपेंड थे जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे हैं, लाइक कोयला वगैरह आप देखते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है क्या होगा कि हम हाइड्रो पावर प्लांट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, हम जो है सौर सेल वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो उस पर हम देखेंगे कि हमारे पास में एनर्जी सोर्सेज और ज्यादा बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, रोजगार सृजन होगा। तीसरी चीज क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रसार से समावेशी विकास को, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को फोर्स मिलेगा, ठीक है। आप देखोगे तो जो हमारा ग्रामीण जो है पूरा, आप ग्रामीण गांवों के क्षेत्रों में आप जाएं, सबसे ज्यादा संकट बिजली का वहीं पर है। और दूसरी चीज क्या है, बहुत ज्यादा जो है वहां पर अब गांवों में भी पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, ग्रीन ग्रोथ टेक्नोलॉजी जो है वहां पर जाएगी, इससे क्या होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बल मिलेगा। तीसरी, अब कुछ, ये तो प्रभाव हो गया, अब कुछ चुनौतियां भी हैं। तीसरा हम चुनौतियां क्या क्या है, जैसे जो ग्रीन फाइनेंस है, आप देखो कि फाइनेंस पूरी तरह से नहीं दिया जाता है इन सब चीजों में, है ना, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है, आप देखो, है ना। और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज रेड टेपिज्म, यानी लाल फीताशाही, कोई भी चीज होना है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। टाइम लगने का मतलब हो गया कि आप एक जगह से दूसरी जगह, अब हमको सौर सेल अपने घर पे लगवाना है तो इतनी फाइलें, इतना जो है कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दुनिया भर का लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, इधर से उधर दौड़ाएंगे आपको, तब जाके कहीं पर आपको जो है सौर सेल वगैरह मिलेगा, ठीक है। महंगा है, यानी करप्शन, आप देखिए बिचौलिए बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उसके बाद में राज्यों के बीच जो है समन्वय की कमी है, कुछ राज्य कहते हैं हम करेंगे, कुछ राज्य कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉपरेशन नहीं है स्टेट्स के बीच में। फिर उसके बाद में पारंपरिक जो उद्योग हैं, है ना, जो हमारे पारंपरिक उद्योग हैं,
आप देखेंगे तो उसमें जस्ट ट्रांजिशन की समस्या है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, नई चीज़ों को जो है उनको सीखना नहीं, नई चीज़ों को इवॉल्व नहीं करना है। तो ये कुछ चुनौतियां भी हो गई। अब निष्कर्ष में देखें तो निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है निष्कर्ष आपका। ठीक है, निष्कर्ष आप देखेंगे तो निष्कर्ष में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम लिखेंगे निष्कर्ष। तो यहां पर लिख सकते हैं कि हरित विकास भारत के लिए केवल पर्यावरणीय रणनीति नहीं बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन का आधार है। यदि नीति कार्यान्वयन को मजबूत संस्थागत ढांचे, नवाचार और जन भागीदारी से जोड़ा जाए तो भारत जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों को कम करते हुए सतत समावेशी और आत्मनिर्भर विकास का वैश्विक उदाहरण बन सकता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मुख्य भाग में मैंने बताया कि आपको राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन बता देना है, राष्ट्रीय सौर मिशन के बारे में, ई वाहन नीति के बारे में, जल जीवन मिशन व नमामि गंगे के बारे में बता देना है। पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या होगा, रोजगार सृजन होगा, ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी आएगी, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास होगा। ठीक है, चुनौतियां भी मैंने आपको बता दी। निष्कर्ष में आपको बताया कि मजबूत संस्थागत ढांचा, है ना, जन भागीदारी और हरित वित्त से जोड़ा जाएगा तो भारत न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेगा बल्कि एक सतत समावेशी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का वैश्विक उदाहरण भी बनेगा। तो ये आपके लिए जो है बहुत जबरदस्त चीज हो सकती है। इस तरह से आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका नंबर बहुत सॉलिड मिलेगा। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन। हम हर रोज 2 से 3 क्वेश्चंस कराएंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।